हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक खुद में एक चैप्टर है। टॉपिक का नाम है वेल फाउंडेशन। चलिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कुछ कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सी, एज वी नो, ट्री कैन नॉट स्टैंड विदाउट रूट्स, सच ए वे बिल्डिंग कैन नॉट स्टैंड विदाउट फाउंडेशन एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स जैसे कोई पेड़ बिना जड़ों के स्टैंड नहीं कर सकता, इन द सेम वे बिल्डिंग भी बिना फाउंडेशन के स्टैंड नहीं कर सकती। सो कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। मीन्स हर स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब स्ट्रक्चर जिसे फाउंडेशन कहते हैं एंड एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल। इट मीन्स फाउंडेशन बेसिकली स्ट्रक्चर का लोएस्ट पार्ट होता है जिसे ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है। द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द सबसोइल। इट मीन्स फाउंडेशन का फंक्शन सुपर स्ट्रक्चर के वेट को सबसोइल में ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, शैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस। शैलो फाउंडेशंस में आप क्या सकते हैं, वॉल फाउंडेशन, आइसोलेटेड कॉलम फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, मेटल रॉड फाउंडेशन एक्सेट्रा। एंड डीप फाउंडेशन में होते हैं आपके पाइल फाउंडेशंस, जिसमें पाइल फाउंडेशंस के अंदर अंडरग्राउंड पाइल एंड वेल फाउंडेशंस या कैजन्स। अब इसमें से हमने शैलो फाउंडेशंस के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था, डीप फाउंडेशन के टॉपिक में से पाइल फाउंडेशन कर लिया था एंड अंडरग्राउंड पाइल कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे वेल फाउंडेशंस। सी, वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन इज ए बॉक्स ऑफ टिम्बर, मेटल, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और मेसनरी which open both at the top and bottom and is used for building and bridge foundations. It means जो आपका वेल फाउंडेशन होता है ये ऊपर और नीचे से खुले हुए लकड़ी, मेटल, रेनफोर्स्ड कंक्रीट या मेसनरी के बॉक्स होते हैं जिनका यूज बिल्डिंग या ब्रिज फाउंडेशन में किया जाता है। वेल फाउंडेशंस आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम वेरी अर्ली डेज। ताजमहल वाज बिल्ट ऑन सच फाउंडेशंस। इट मीन्स वेल फाउंडेशन का यूज इंडिया में बहुत पहले से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल भी इसी फाउंडेशन पर बना था। नेक्स्ट है वेल कैजन्स। अब वेल फाउंडेशन में नेक्स्ट टॉपिक है कैजन्स, जिसको वेल कैजन्स कहते हैं। इट इज ए प्री फैब्रिकेटेड होलो बॉक्स और सिलेंडर। मीन्स बेसिकली प्री फैब्रिकेटेड होलो बॉक्स या सिलेंडर होते हैं। इट इज संक इनटू द ग्राउंड टू सम डिजायर्ड डेप्थ एंड देन फिल्ड विद कंक्रीट, thus फॉर्मिंग अ फाउंडेशन। इट मीन्स इनको रिक्वायर्ड डेप्थ तक ग्राउंड में संक किया जाता है और फिर कंक्रीट से फिल्ड करते हैं। इस तरह में फाउंडेशन फॉर्म हो जाता है। मोस्ट ऑफन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर फाउंडेशन बीनीथ रिवर्स एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। इट मीन्स ये बेसिकली ब्रिज पियर्स में यूज करते हैं या वो स्ट्रक्चर जिसमें रिवर के नीचे फाउंडेशन की जरूरत होती है वहां पर यूज करते हैं। इसमें आपका रिवर भी हो सकती है और अदर बॉडीज ऑफ वाटर भी हो सकता है। नीचे फिगर दी हुई कैजन्स की। ये आपके कुछ इमेजेस हैं, कुछ एग्जाम्पल है आपके वेल कैजन्स के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैजन। सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैजन्स एज फॉलोज। बेसिकली 3 टाइप के कैजन होते हैं आपके, ओपन कैजन, बॉक्स कैजन एंड न्यूमेटिक कैजन। आइए डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट वन इज ओपन कैजन। डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, ओपन कैजन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, यानी उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने ओपन कैजन को डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज single well open chasm, then cylindrical open chasm, and next open chasm with bridging walls. It means आपने शेप के अकॉर्डिंग ओपन कैजन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। नाउ फर्स्ट वन इज सिंगल वेल ओपन कैजन। दिस इज अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हैविंग नो टॉप और बॉटम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल वॉल्स। मीन्स ये बॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, सिर्फ इसमें वर्टिकल वॉल्स होती हैं। Second is cylindrical open chasm. This may be defined as a cylindrical shell made up of timber, masonry, steel or reinforced concrete shed with a cutting edge and is sunk by excavating the soil within the shell. It means ये cylindrical shell होती हैं जो टिम्बर की, मेसनरी की, स्टील की या reinforced concrete की बनी हुई होती है, जिसमें कटिंग एज होता है और जिससे आप सॉइल को एक्सकेवेट कर सकते हैं जो शेल के अंदर होता है। Next, open chasm with bridging wells. This type of chasm has the distinction of being employed for the deepest foundation for bridge piers, embankments, and other similar structures.
मीन्स डी, अगर आपको डी फाउंडेशन करना हो जैसे ब्रिज पियर्स का, एम्बेडमेंट्स का या अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स का, सो उस तरह के डीपेस्ट फाउंडेशन के लिए इस कैजन को महारत हासिल है। द कैजन इन दिस केस इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन प्लान and is further subdivided into small sections from inside forming open walls. It means ये कैजन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होते हैं प्लान में, जिसको सब डिवाइड किया जाता है स्मॉलर सेक्शंस में फ्रॉम इनसाइड फॉर्मिंग ओपन वॉल्स। नेक्स्ट है द आउटसाइड वॉल्स एज वेल एज द इनसाइड डिवाइडर वॉल्स आर नॉर्मली मेड अप ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। मीन्स आपकी आउटसाइड वॉल्स जो होंगी, वो जो आपकी इनसाइड डिवाइडर वॉल्स होंगी, वो आपकी रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बनी हुई होंगी। ये आपको डायग्राम गिवन है ओपन कैजन विद डेडजिंग वॉल्स। इसमें नीचे दिखा रखा है कॉन्क्रीट सील एंड कटिंग एज। नेक्स्ट है बॉक्स कैजन्स। दिस टाइप ऑफ कैजन इज सिमिलर टू ओपन कैजन एक्सेप्ट दैट इट इज क्लोज टू बॉटम। मीन्स ये कैजन ओपन कैजन की तरह ही होता है, इसमें बस ये बॉटम से क्लोज होता है। द कैजन इज कास्ट एंड क्योर्ड ऑन लैंड एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट इज लॉन्च्ड इन वाटर एंड टॉवर टू द साइड फॉर सिंकिंग। इट मीन्स ये कैजन कास्ट होता है और लैंड पे क्योर होता है, बट जब रिक्वायर्ड होती है इसको वाटर में लॉन्च कर देते हैं और सिंकिंग के लिए साइड पे लाते हैं। द कैजन इज संक बाय फिलिंग सैंड, ग्रेवल, कॉन्क्रीट इन द एम्प्टी स्पेस इनसाइड। मीन्स आप कैजन को संक कर सकते हो सैंड को फिल करके, ग्रेवल को फिल करके या कॉन्क्रीट को फिल करके, जो उसके अंदर इन एम्प्टी स्पेस है उसमें। The place where the chasm base is to rest must be leveled, and as such box chasms are used in places where the strata of sufficient bearing capacity is available near the ground. It means जिस जगह पर आपका कैजन का बेस है वो जगह लेवल में होनी चाहिए और बॉक्स कैजन वहाँ पर यूज होंगे जहाँ पे सफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी का स्ट्रेटा हमें ग्राउंड के नियर मिल जाए, अवेलेबल हो। In normal practice, the soft natural bottom soil of the river bed is dragged out to some depth, and the trench thus formed is filled with sand to have a leveled base. Normally क्या होता है कि रिवर बेड के नीचे जो सॉफ्ट नेचुरल सॉइल होती है वो कुछ डेप्थ तक कट जाती है और इस तरह ट्रेंच फॉर्म हो जाते हैं, और वो ट्रेंच हम बेस के करने के लिए उसमें सैंड फिल कर देते हैं। The function of the sand layer is to uniformly distribute the superimposed load over the soil below and thus avoid tilting of the chasm. वो सैंड लेयर का फंक्शन होता है कि सुपरइम्पोज्ड लोड को वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे सॉइल पे और इस तरह टिल्टिंग के जो कैजन है वो अवॉइड हो सके। मीन्स कैजन की टिल्टिंग को हम अवॉइड कर सके। थर्ड वन इज न्यूमेटिक कैजन्स। दिस टाइप ऑफ कैजन इज क्लोज्ड एट द टॉप एंड ओपन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एट द बॉटम। इस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये जो कैजन है ये क्लोज होते हैं टॉप से और ओपन होते हैं बॉटम से। द वाटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैजन चैम्बर बाय मीन्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर। मीन्स कंप्रेस्ड एयर के थ्रू हम जो कैजन चैम्बर है उसमें से वाटर को निकाल देते हैं। ये नीचे आपका डायग्राम गिवन है न्यूमेटिक कैजन्स का। इसमें ऊपर दिखा रहा है कंप्रेस्ड एयर सप्लाई बकेट, देन मटेरियल एयर लॉक, वाटर एयर लॉक एंड वाटर लाइन। सबसे नीचे आप इसमें वर्किंग चैम्बर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेल शेप्स। मीन्स आपकी वेल किसकी शेप की हो सकती है। जैसे कि डायग्राम में दिखा हुआ है, सर्कुलर वेल हो सकती है, रेक्टेंगुलर वेल हो सकती है, डबल रेक्टेंगुलर हो सकती है, मीन्स दो रेक्टेंगल को ऐड कर दिया, डबल ऑक्टागोनल हो सकती है, डबल डी हो सकती है एंड ट्विन सर्कुलर वेल हो सकती है। फर्स्ट है इसमें सर्कुलर वेल्स। मोस्ट कॉमन शेप ऑफ वेल फाउंडेशन preferably used anywhere is circular wells. It means well foundation की most common shape जो हर जगह यूज होती है वो है circular. It is featured with very high structural strength and is convenient in sinking. Additionally, the chances of tilting are exclusively minimum. Means इसमें high structural strength होती है, ये sinking में convenient होती है और इसमें tilting के चांस भी minimum होते हैं। These circular well foundations are perfectly suitable for piers of the single line रेलवे ब्रिजेस एंड डबल लेन रोड ब्रिजेस। इट मीन्स ये सर्कुलर वेल फाउंडेशन सुटेबल होता है सिंगल लेन रेलवे ब्रिजेस के पियर्स के लिए और डबल लेन रोड ब्रिजेस के पियर्स के लिए। बट फॉर एक्सेसिवली लेंथियर पियर्स इट टर्न आउट टू बी अनइकोनॉमिकल। थस द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज प्रिंसिपली लिमिटेड टू 9 मीटर। इट मीन्स
अगर एक्सेसिवली हमारी लेंथ होगी पियर्स की तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। सो सर्कुलर वेल का मैक्सिमम डाया को हम लिमिट कर देते हैं 9 मीटर। नेक्स्ट है आपका डबल डी वेल्स। These wells are usually employed on the piers and abutments of the bridges that are excessively long to be accommodated on a circular well of 9 meter diameter. It means ये wells ब्रिजेस के पियर्स और एमिटमेंट्स के लिए यूज तब होती हैं जब हमें 9 मीटर डायमीटर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। These wells can be sunk easily. इन wells को हम easily sunk कर सकते हैं, but considerable bending moments are introduced in the steining because of difference in pressure between outside and inside of the well. It means प्रेशर आपका आउटसाइड और वेल के इनसाइड में डिफरेंस आ जाता है, सो बेंडिंग मोमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं स्टेनिंग में। अब स्टेनिंग क्या होती है टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। एडिशनली द स्क्वायर कॉर्नर्स एट द पार्टीशन वेल प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू सिंकिंग। पार्टीशन वेल के स्क्वायर कॉर्नर्स प्रोवाइड करते हैं सिंकिंग से मैक्सिमम रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट है डबल ऑक्टागोनल वेल्स। सी दीज वेल्स आर कंसीडर्ड टू बी बेटर देन डबल डी वेल्स इन न्यूमरस एस्पेक्ट्स। इट मीन्स बहुत सारे तरीकों से डबल डी वेल्स से बेटर होता है डबल ऑक्टागोनल वेल्स। मोस्ट प्रिफरेबली द स्क्वायर कॉर्नर्स आर एलिमिनेटेड सच दैट बेंडिंग स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्वायर कॉर्नर्स इसमें हटा देते हैं, जिस तरह हमारा बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। एडिशनली दीज वेल्स प्रोवाइड हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सिंकिंग देन डबल डी वेल्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज एरिया। प्लस इसमें क्या होता है कि ये वेल्स हायर रेजिस्टेंस करते हैं सिंकिंग के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज एरिया, क्योंकि इनका एरिया हमारे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्विन सर्कुलर वेल्स। Two circular identical wells are sunk very close to one another such that they are held with a common well cap. It means दो circular identical wells को एक दूसरे के very close sunk किया जाता है और इस तरह रखा जाता है कि उनका well cap common हो। These wells are sunk simultaneously adjacently. It means ये wells sunk किए जाते हैं simultaneously and adjacently. These wells are preferable where the length of the pier cannot be accommodated on a double D or double octagonal well. यानी जब डबल डी वेल एंड डबल ऑक्टागोनल वेल्स यूज ना हो एंड हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, देन हम इन वेल्स को यूज करते हैं। These wells are found advantageous where the depth of sinking is smaller and the soil strata bearing capacity is greater. It means इन वेल्स का एडवांटेज है कि जब डेप्थ ऑफ सिंकिंग कम हो और सोइल स्ट्रेटा की बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर वेल्स। रेक्टेंगुलर वेल्स आर प्रिंसिपली एम्प्लॉयड ऑन ब्रिज फाउंडेशंस विद डेप्थ अप टू 7 मीटर टू 8 मीटर। इट मीन्स रेक्टेंगुलर वेल्स उन ब्रिज फाउंडेशंस में यूज किया जाता है जिसकी डेप्थ 7 मीटर से 8 मीटर के बीच होती है। In case of larger foundations, double rectangular wells can be used. Large foundations के लिए double rectangular wells का यूज किया जा सकता है। The loading stresses at the steining are very high in rectangular wells. Rectangular wells में loading stresses steining पर बहुत हाई होती हैं। Next topic, components of well foundations. Mid well foundations के क्या क्या components हैं? इसके बहुत सारे components होते हैं like cutting edge, valve curve, bottom plug, steining, top plug, वेल कैप। सी द डायग्राम सबसे नीचे होता है आपका, ये आपको शो कर रखा है कटिंग एज, देन ऊपर वेल कर्व। अब इन दोनों के बीच में होता है सबसे नीचे बॉटम प्लग, उसके ऊपर होता है सैंड फिलिंग बीच में, जहाँ पे सैंड फिल की जाती है। इसकी बाउंड्री को बोलते हैं स्टेनिंग, देन टॉप प्लग, उसके ऊपर वेल कैप, देन ऊपर पियर और सबसे ऊपर पियर कैप। चलिए इनको वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है स्टेनिंग, मीन्स वेल्स की दीवारें। वॉल्स ऑफ द वेल्स आर नोन एज स्टेनिंग, मीन्स वेल्स की वॉल्स को स्टेनिंग कहा जाता है। मेड ऑफ ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, प्लेन और रेनफोर्स्ड कंक्रीट। मीन्स ये ब्रिक मेसनरी की बनी होती है, स्टोन मेसनरी की बन सकती हैं और प्लेन और रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बन सकती हैं। द डिजाइन ऑफ स्टेनिंग रेनफोर्समेंट डिपेंड ऑन स्किन फ्रिक्शन एंड यूनिट वेट ऑफ वेल। इट मीन्स स्टेनिंग के डिजाइन
डिपेंड करती है स्टिनिंग फ्रिक्शन पे और वेल के यूनिट वेट पे। द थिकनेस ऑफ स्टिनिंग इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ द वेल्स आर संग अंडर इट्स ऑन वेट। मीन्स स्टिनिंग की थिकनेस इस तरह डिजाइन की जाती है कि वेल्स के सभी प्लेटफॉर्म अपने ऑन वेट के अंडर संक करें। नेक्स्ट है कर्व। द कर्व ऑफ ए वेल ट्रांसफर्स ऑल द सुपरइम्पोज्ड लोड्स टू द सोइल थ्रू द कटिंग एज व्हाइल सिंकिंग। मीन्स कर्व का मेन जो वर्क होता है वो होता है सुपरइम्पोज्ड लोड को सोइल में ट्रांसफर करना कटिंग एज के थ्रू जब सिंकिंग हो रही हो। द मटेरियल यूज्ड फॉर कर्व्स मे बी टिम्बर और आरसीसी। कर्व के जो मटेरियल यूज करते हैं वो टिम्बर हो सकती है और आरसीसी हो सकता है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेल कर्व आर शोन इन फिगर। से आपको जो फोर्सेस एक्ट होते हैं कर्व पे वो शो कर रखे हैं। सी इसमें डी है आपका एक्सटर्नल डायमीटर, डी आई है आपका इंटरनल डायमीटर। ये आपको शो कर रखा है फोर्सेस जो एक्ट हो सकते हैं कर्व में। नेक्स्ट है सैंड फिलिंग, जो हम सैंड को फिल करते थे बीच में। द बॉटम प्लग कॉन्क्रीट इज क्योर्ड एंड आफ्टर क्योरिंग द वेल इज फिल्ड विद सैंड इन सैचुरेटेड कंडीशन। यानी बॉटम प्लग कॉन्क्रीट को क्योर किया जाता है और क्योरिंग के बाद वेल को फिल कर देते हैं सैंड से इन सैचुरेटेड कंडीशन। सैंड फिलिंग प्रोवाइड्स, सैंड फिलिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी टू द बॉटम ऑफ द वेल, यानी वेल के बॉटम में स्टेबिलिटी मिल जाती है। एलिमिनेट द टेंसाइल फोर्सेज एट द बेस, और बेस पे जो टेंसाइल फोर्सेज हो वे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही टॉप प्लग। द टॉप प्लग इज प्रोवाइडेड आफ्टर द फिलिंग इज कंप्लीटेड। जैसे डायग्राम में शो कर रखा है कि सैंड फिलिंग होने के बाद हम टॉप प्लग प्रोवाइड करते हैं। टॉप प्लग हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द लोड ऑफ द पियर एंड सुपरस्ट्रक्चर टू द स्टिनिंग। मींस पियर और सुपरस्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करना ही टॉप प्लग का काम होता है। यह आपका ट्रांसफर करता है स्टिनिंग तक। द थिकनेस ऑफ द टॉप प्लग इज जनरली kept greater than 50% of the smaller dimension of the dredge hole. It means ड्रेज होल के स्मॉलर डायमेंशन की 50% हम लेके चलते हैं टॉप प्लग की थिकनेस को। इफ सैंड फिलिंग इज यूज्ड, यदि सैंड फिलिंग यूज हो रही है, द टॉप प्लग इज सिंपली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पीसीसी ऑफ 1:2:4। यानी यदि हम सैंड फिलिंग अगर हमने यूज की तो टॉप प्लग यूज होगा पीसीसी का विद द रेशो ऑफ 1:2:4। अदरवाइज यदि हम ये रेनफोर्स यूज कर रहे हैं स्टील बार्स के साथ, देन हम यूज करेंगे लेन कंक्रीट ऑफ 1:3:6। नेक्स्ट इसमें वेल कैप। वेल कैप इज कंसिडर्ड एज अ स्लैब रेजिस्टिंग ऑन द वेल। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द पियर टू द वेल। इट मींस वेल कैप कंस्ट्रक्ट होता है एज ए स्लैब जो वेल पर रेजिस्ट करता है, और इसका यूज होता है लोड को पियर से वेल तक ट्रांसफर करना। एट द शेप ऑफ द वेल पियर एंड कैप आर डिफरेंट। जो शेप होती है वेल पियर की और कैप की वो डिफरेंट होती है। द वेल कैप फॉर्म्स एन इंटरिम लेयर टू एकोमोडेट द पियर। वेल कैप एक इंटरिम लेयर को फॉर्म करता है पियर को एकोमोडेट करने के लिए। द वेल कैप इज सो डिजाइंड दैट द बेस ऑफ द पियर इज प्रोवाइडेड विद ए मिनिमम ऑल राउंड ऑफसेट। वेल कैप को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पियर के बेस प्रोवाइड करा सके मिनिमम ऑल राउंड ऑफसेट को। The center of the well cap is made of coincide with that of the pier and not with that of the well. Means well cap के सेंटर को इस तरह बनाया जाता है कि वो पियर से coincide करे और well से coincide ना करे। Such positioning nullifies the effect of the minor shifts which might have occurred during well sinking. यानी ये positioning minor shifts के इफेक्ट को nullify कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, जो आपका well sinking के टाइम पे आ सकता है। अगेन फिगर है आपका वेल सी कंपोनेंट्स की। सबसे नीचे सी बॉटम प्लग, देन आपको प्रोवाइड कर रखा है कॉर्नर्स में कटिंग एज के ऊपर कर्व, बीच में आपकी फिल हो रही है सैंड, आपकी वॉल्स को बोलते हैं स्टिनिंग, देन टॉप प्लग, देन वेल कैप, देन आपका पियर। अगेन फिगर सी नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेज एक्टिंग ऑन वॉल फाउंडेशन। इट मीन्स वेल फाउंडेशन में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डेड लोड्स। डेड लोड्स के अंदर आता है आपका इट इंक्लूड्स वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, पियर और एम्बिटमेंट प्लस सेल्फ वेट ऑफ वेल। मीन्स वेल का सेल्फ वेट प्लस सुपरस्ट्रक्चर का वेट। सुपरस्ट्रक्चर में आपको आ सकता है पियर्स और एम्बिटमेंट्स। नेक्स्ट है लाइव लोड्स। लोड कॉज ड्यू टू ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ व्हीकल्स ऑन ब्रिजेस एंड रोड, लोड ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, फर्नीचर, फ्लोर्स एंड अदर मटेरियल्स।
इट मीन्स ब्रिजेस पर और रोड पर व्हीकल्स का इफेक्ट से जो लोड पड़ा वो, प्लस ह्यूमन बींग्स का लोड, प्लस फर्नीचर फ्लोर्स और अदर मटेरियल्स का लोड, यह को कंसिडर होते हैं लाइव लोड्स में। फॉर रोड ब्रिजेस द लाइव लोड्स में बी स्पेसिफाइड विया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस। इट मीन्स रोड ब्रिजेस के लिए जो लाइव लोड है उसके लिए स्पेसिफिकेशंस गिवन है कोड में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट लोड्स। द इम्पैक्ट लोड्स इज द रिजल्ट ऑफ लाइव लोड and shall be considered only during the design of a pier cap and the bridge seat on the abutment. It means impact load आपका live load का रिजल्ट होता है और इसको कंसिडर किया जाता है एम्पिटमेंट के, ब्रिज सीट और पियर कैप के डिजाइन के वक्त। However, for other components of the well, this effect shall be neglected. और अदर कंपोनेंट्स के लिए हम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है विंड लोड्स। The wind loads shall be seen only on the exposed area and elevation and hence acts laterally on the bridges. Wind load आपका एलिवेशन में जो एक्सपोज एरिया होता है वहाँ पे देखा जाता है और ये ब्रिज पर लेटरली एक्ट करता है। According to IS Code 875 provision, the width on superstructures, substructure, live load situated above the water level are calculated. Means IS Code 875 के अकॉर्डिंग सुपरस्ट्रक्चर पर, सबस्ट्रक्चर पर, लाइव लोड पर क्या इफेक्ट पड़ता है विंड का, वो कैलकुलेट किया जाता है वाटर लेवल के अबो। नेक्स्ट फोर्स जो लगता है वो आपका लोंगिट्यूडिनल फोर्सेस। लोंगिट्यूडिनल फोर्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस। मींस ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स के रिजल्ट से ही लोंगिट्यूडिनल फोर्स आता है। द लोंगिट्यूडिनल फोर्सेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड बियरिंग। लोंगिट्यूडिनल फोर्स डिपेंड करता है कि व्हीकल की टाइप कैसी है और बियरिंग का टाइप कैसी है। These forces get transferred into the substructure via fixed bearing and friction in movable bearing. It means ये फोर्स ट्रांसफर होते हैं सबस्ट्रक्चर में फिक्स बेयरिंग के द्वारा या मूवेबल बेयरिंग में फ्रिक्शन के द्वारा। नेक्स्ट फोर्स जो एक्ट करता है अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं रेनकन या कॉलम थ्योरी से। सी द रेनकन्स थ्योरी एंड कॉलम थ्योरी इज यूटिलाइज्ड टू कैलकुलेट द अर्थ प्रेशर। सेम कि अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं रेनकन थ्योरी एंड कॉलम्स थ्योरी को। नेक्स्ट फोर्स है सिस्मिक फोर्स। Seismic forces are vital when the wells are considered in seismic zones. Means seismic forces को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वेल्स को कंसिडर कर रहे हो सिस्मिक जोन्स में। द सिस्मिक फोर्सेस एक्ट ऑन एवरी मेंबर ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। सिस्मिक फोर्सेस सुपरस्ट्रक्चर के हर मेंबर पर एक्ट करता है। सिस्मिक फोर्सेस इक्वल्स टू अल्फा डब्ल्यू। सी यहाँ पे डब्ल्यू है आपका वेट ऑफ कंपोनेंट एंड अल्फा है सिस्मिक कोफिशिएंट, जो डिपेंड करता है कि सिस्मिक जोन का टाइप कौन सा है और हम इसकी वैल्यू कोड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोड से लेते हैं। यूजुअली इसकी वैल्यू ली जाती है 0.01 से 0.08 के बीच। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर सिंकिंग ऑफ वेल फाउंडेशंस। फर्स्ट स्टेप है लेइंग ऑफ कर्ब्स। सी इन ड्राई ग्राउंड एक्सकेवेट अप टू 15 सेंटीमीटर इन रिवर बेड एंड प्लेस द कटिंग एज एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। इट मीन्स यदि आपका ड्राई ग्राउंड है देन आप रिवर बेड में 15 सेंटीमीटर तक एक्सकेवेट करें और कटिंग एज को रिक्वायर्ड पोजीशन पर प्लेस कर दें। इफ द कर्व इज टू बी लेड अंडर वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 5 मीटर, प्रिपेयर सैंड आइसलैंड एंड ले द कर्व। इट मीन्स यदि आपको अंडर वाटर लेड करना है कर्व को और वाटर की डेप्थ 5 मीटर से ज़्यादा हो देन आप सैंड आइसलैंड प्रिपेयर करें और कर्व को ले कर दें। इफ डेप्थ ऑफ वाटर एक्सीड्स 5 मीटर, बिल्ड कर्व इन ड्राई ग्राउंड एंड फ्लोट टू द साइड। यदि वाटर की डेप्थ 5 मीटर से भी ज़्यादा हो देन आप क्या करें, ड्राई ग्राउंड पे कर्व को तैयार करें और उसको साइड पे फ्लोट कर दें। ये फिगर में आपके गिवन है सैंड आइसलैंड, उसके ऊपर आपने वेल क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टेनिंग। मीन्स उस वेल की बाउंड्री को, वेल की वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना। द स्टेनिंग शुड बी बिल्ट इन शॉर्ट हाइट ऑफ 1.5 मीटर इनिशियली। इनिशियली हम स्टेनिंग को बनाते हैं 1.5 मीटर हाइट को एंड देन 3 मीटर आफ्टर 6 मीटर ग्रिप लेंथ इज अचीव्ड। और 6 मीटर ग्रिप लेंथ अचीव होने के बाद 3 मीटर बनाते हैं। द वर्टिकली शुड बी मेंटेन। वर्टिकलिटी हम मेंटेन करके चलते हैं कि वो सीधी रहे। द एम ऑफ द वेल सिंकिंग इज टू सिंक द वेल वर्टिकली एंड एट द करेक्ट पोजिशन। यानी वेल स्टेनिंग का एम होता है कि वेल वर्टिकली सिंक हो और करेक्ट पोजीशन पर रहे। प्रिकॉशंस, वेल स्टेनिंग को कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। द फिलिंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग वेल स्टेनिंग। यानी वेल सिंकिंग के टाइम पे क्या क्या आपको प्रिकॉशन
रखनी है। फर्स्ट टेस्ट में आउटर सरफेस शुड बी रेगुलर एंड स्मूथ, आपका आउटर सरफेस रेगुलर हो और स्मूथ रहे। सेकंड है रेडियस ऑफ द कर्व शुड बी 2 to 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द रेडियस ऑफ द स्टेनिंग, यानी कर्व की रेडियस 2 to 4 सेंटीमीटर लार्ज हो स्टेनिंग की रेडियस से। कटिंग एज शुड बी यूनिफॉर्म थिकनेस एंड शार्पनेस, कटिंग एज यूनिफॉर्म थिकनेस का हो और यूनिफॉर्म शार्पनेस का हो। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्टेनिंग के बाद सिंकिंग ऑपरेशन। एक्सकेवेट मटेरियल अंडर द साइड ऑफ द वेल कर्व मैकेनिकली और मैनुअली, इट मीन्स वेल कर्व के इनसाइड जो भी मटेरियल है उसको एक्सकेवेट करें मैकेनिकली किसी मशीन के थ्रू और मैनुअली। अलाउ द वेल टू रिमेन वर्टिकल, वेल को वर्टिकल रहने दें। अप टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एक्सकेवेशन अंडर वाटर कैन बी मेड मैनुअली, यानी 1 मीटर की डेप्थ तक एक्सकेवेशन को मैनुअली किया जा सकता है। when the depth of water exceeds 1 मीटर एक्सकेवेट बाय जैम्स और ग्रैब्स, और यदि वाटर की डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा हो देन इसको जैम्स या ग्रैब से एक्सकेवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर प्रेशर, ये जो नेक्स्ट फोर्स जो लगता है वो है वाटर प्रेशर। द वाटर प्रेशर ड्यू टू वाटर करंट इज एक्टेड ऑन द पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रक्चर दैट लाइज बिटवीन द वाटर लेवल एंड द मैक्सिमम स्कोर लेवल, यानी वाटर करंट के द्वारा जो वाटर प्रेशर लगता है सबस्ट्रक्चर के पोर्शंस पे वो डिस्कस करना है। ये एक्ट करता है आपका वाटर लेवल और मैक्सिमम स्कोर लेवल के बीच में। इन केस ऑफ पियर्स लाइंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर द इंटेंसिटी ऑफ वाटर शैल बी डिटरमाइंड बाय, यानी पियर्स के केस में ये वाटर के डायरेक्शन के पैरेलल लगता है और इंटेंसिटी ऑफ वाटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं P = kV² से। यहाँ पे P है आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जिसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, K है आपका कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है कि वेल की शेप कैसी है। मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी स्क्वायर हंड्रेड पेयर्स के लिए वो है 0.788 एंड मिनिमम वैल्यू जो है आपकी वो है आपकी 0.237, ये होती है पेयर्स में जहाँ पे इसमें कट हो। P है आपका वेलोसिटी ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एंड assumption is made that V2 is maximum at free surface of water and 0 at the deepest core level, यानी ये assumption है हमारी कि वेलोसिटी आपकी फ्री सरफेस ऑफ वाटर में मैक्सिमम होगी और डीपेस्ट कोर लेवल पे 0 होगी। द वेलोसिटी सरफेस इज एज्यूम टू बी √2 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी, और जो सरफेस वेलोसिटी होती है वो √2 टाइम्स होती है एवरेज वेलोसिटी की। सो सरफेस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 इंटू एवरेज वेलोसिटी। ये आपका फिगर गिवन है वेल फाउंडेशन में ही। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टिल्ट एंड शिफ्ट। अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि टिल्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है। सो वो टिल्टिंग और शिफ्टिंग क्या होती है? सी द वेल शुड बी संक वर्टिकल एंड एट द राइट पोजीशन थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल्स, मींस सभी तरह के सॉइल्स के लिए आपकी वेल वर्टिकली संक करे और राइट पोजीशन पे रहे। IS 3955 1966 सजेस्ट दैट द टिल्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 in 60, मींस IS 3955 1967 सजेस्ट करता है कि टिल्ट मैक्सिमम 1 in 60 तक हो सकती है। शिफ्ट है आपका IS 3955 1967 सजेस्ट दैट शिफ्ट be limited to 1% of the depth sunk. It means IS 3955 1967 सजेस्ट करता है कि शिफ्ट को मैक्सिमम डेप्थ संक के 1% तक अलाउ कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इसी में ही आपका फर्स्ट कंट्रोल ड्रेडजिंग, यानी ड्रेडजिंग को कंट्रोल करना। सी द ड्रेडजिंग इज डन मोर ऑन द हायर साइड, ड्रेडजिंग को हाई साइड पे किया जाता है। दिस मेथड इज इफेक्टिव इन द इनिशियल स्टेज ऑफ सिंकिंग, सिंकिंग के इनिशियल स्टेज पे मेथड बहुत इफेक्टिव है, बट एज द सिंकिंग प्रोसेस इज रेगुलेशन ऑफ ग्रैबिंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे सिंकिंग प्रोसेस होती है सो ग्रैबिंग को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सी इन द डायग्राम, ये आपको ऊपर से लोड प्रोवाइड करा रखा है, देन पुली है, नीचे आपका रोप एंड देन नीचे हुक, इसमें आपका हॉल है स्ट्रेनिंग में और ये परफॉर्म कर रखा है परफॉर्म टू हॉल लाइन। यहाँ पर ड्रेडजिंग विथ हुकिंग, यानी हुकिंग के थ्रू ड्रेडजिंग करना। अभी जो लोड है इसको बोलते हैं कैंटलेज। सी नेक्स्ट है इसेंट्रिक लोडिंग। कैंटलेज इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वेल सिंकिंग, यानी वेल सिंकिंग को एक्सेलरेट करने के लिए हम कैंटलेज प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड ग्रेटर सिंकिंग एफर्ट ऑन हायर साइड ऑफ द वेल, इसेंट्रिक लोडिंग इज प्रोवाइड थ्रू सुटेबल प्लेटफॉर्म। इट मीन्स वेल की हायर साइड पर अच्छा सिंकिंग एफर्ट हो, इसके लिए इसेंट्रिक लोडिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इस लोडिंग को ही बोलते हैं कैंटलेज।
सी सबसे ऊपर लोड है, कैंटलेज है, देन आपका ये है फिगर इसेंट्रिक लोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें पुलिंग द वेल, मीन्स वेल को पुल करना। पुलिंग द वेल ऑन द हायर साइड इज ऑल्सो इफेक्टिंग इन रेक्टिफाइड टिल्ट, मीन्स टिल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए वेल को पुल करना हायर साइड से भी इफेक्टिव मेजर वर्क है। द पुल कैन बी अप्लाइड बाय वाइंडिंग ए स्टील वायर रॉप अराउंड द वेल एंड ट्राइंग इट टू अ टैकल एंकर। इट मीन्स ये पुल करते कैसे हैं कि एक स्टील वायर रोप के से वेल को चारों तरफ से वाइंड कर देते हैं और ट्राई करते हैं एंकल टैकल करके। टू प्रोवाइड डैमेज टू द वेल स्टनिंग में डैमेज ना हो, सो वुडन स्लीपर शुड बी यूज ड्यूरिंग पुलिंग। सो पुलिंग के टाइम पे हम वुडन स्लीपर यूज कर सकते हैं। मीन्स आप पहले उसको कवर कर दोगे वुडन स्लीपर से एंड देन राउंड कर दोगे उसको स्टील वायर रोप से, देन पुल करेंगे। सी इन द डायग्राम पुलिंग द वेल में इसको सबसे पहले वर्टिकल स्लीपर्स लगाए गए हैं, देन स्टील रोप से इसको पुल कर रहे हैं। ये आपका वेल स्टनिंग, जिससे आपका क्या हो जाए, टिल्ट रेक्टिफाई हो जाए। नेक्स्ट इसी में ही पुशिंग द वेल। पुश टू द वेल कैन बी अप्लाइड ऑन द लोअर साइड ऑफ द वेल टू रेक्टिफाई टिल्ट। मीन्स वेल को लोअर साइड से पुश करना भी टिल्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। पुश कैन बी अप्लाइड बाय स्ट्रटिंग द वेल अगेंस्ट अ डेड मैन और अगेंस्ट अ वर्टिकली संक वेल थ्रू अ हाइड्रोलिक जैक। अब ये पुश कैसे कर सकते हैं, वेल स्ट्रटिंग से, मीन्स हाइड्रोलिक जैक का यूज कर सकते हैं। सी आपकी स्ट्रिंग में बीच में है पैकिंग पियर्स और जैक के थ्रू इसको पुश कर रहे हैं। सो ये आपका पुशिंग बाय जैक, मीन्स पुशिंग द वेल। नेक्स्ट इसी में वाटर जेटिंग और डिगिंग पिट ऑन द हायर साइड। इन्हें वाटर जेट या पिट को डिग करके, water jets are useful in the sinking of well because by jetting means आप वाटर जेट बहुत यूजफुल होता है वेल को सिंकिंग करना, क्योंकि जेटिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। वाटर जेट्स कैन बी यूज ऑन द हायर साइड ऑफ द वेल रिड्यूस फ्रिक्शन एंड दस रेक्टिफाई द टिल्ट। वाटर जेट हायर साइड से रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को और इस तरह टिल्ट को रेक्टिफाई कर देता है। एक्सकेवेशन ऑफ पिट ऑन द हायर साइड इज ऑल्सो यूजफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑन द हायर साइड। इट मीन्स हायर साइड पर पिट को एक्टिवेट करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। सी राइट में शो कर रखा है टिल्टेड साइड, लेफ्ट में शो कर रखा है हायर साइड ऑफ द वेल, नीचे आपको शो कर रखा है डिगिंग अ पिट, यानी पिट को आपने डिग कर दिया वाटर लेवल से। सो इस तरह भी आप सिंकिंग में यूजफुल कर सकते हैं और टिल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग ऑब्स्टेकल्स बिलो कटिंग एज। टेम्पररी ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ वुडन स्लीपर्स, सैंडबैग्स और सुटेबल hooks placed below the cutting edge on the lower side of the well are useful in avoiding further tilt of the well, while other measures to rectify tilt are being adopted. It means wooden sleepers, sandbags या suitable hooks place करके हम temporary obstacles provide करा सकते हैं wells के lower side में। So इस तरह हमारा further tilting well की नहीं होती। So इसमें हमने ऊपर से लोड किया, then नीचे स्ट्रेनिंग है और आपने लोअर साइड पे स्लीपर प्रोवाइड करा दिए, स्लीपर के पीसेस। तो इस तरह आपकी फर्दर टिल्टिंग नहीं होगी। एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19। सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।